गुड मॉर्निंग, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। सुर्खियां अखबार की आप देख रहे हैं तो तमाम सुर्खियां हम आपको बताने वाले हैं जिन्हें अखबारों ने प्रमुखता दी है। पाकिस्तान से आए लश्कर के 3 आतंकी जो हैं वो कल ढेर कर दिए गए। दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। इसी के साथ साथ देखिए, कश्मीर में 36 घंटे में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच श्रीनगर, बांदीपोरा और अनंतनाग में 3 एनकाउंटर्स हुए। इनमें 4 जवान घायल हो गए और 3 आतंकी मारे गए। बिल्कुल, देखिए श्रीनगर के खानियार में एक घर में 2 से 3 आतंकी छुपे हुए थे। सेना ने घर को बम से उड़ा दिया। तो फिलहाल जो ये जानकारी है इसमें आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर में लगातार जो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उनको घात देने के लिए और उनको जवाब देने के लिए ये कार्रवाई की गई है, जहां आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए आग के हवाले कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी वारदात बढ़ती जा रही हैं, जिन्हें देखते हुए ये फैसला लिया गया था। और जिस तरह से नॉन कश्मीरी जो हैं उन पर हमला किया जा रहा था, लोगों को अपना शिकारी आतंकी बना रहे थे, लगातार हमले कर रहे थे, लोगों की जान ले रहे थे, कहीं ना कहीं इन्हें जवाब देना ज़रूरी था और भारतीय सेना के जरिए ये जवाब इन आतंकियों के लिए काफ़ी ज़रूरी। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि घाटी की बात कर लें तो घाटी को दहलाने की कोशिश पिछले कुछ समय से आतंकियों द्वारा की जा रही है। और ऐसे में पाकिस्तान से जो लश्कर के आतंकी आए थे, 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि जब हम नेताओं की बात करते हैं और बयानबाजी का सिलसिला शुरू होता है तो फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, उन्हें जिंदा पकड़ना चाहिए। इसी के साथ पाकिस्तान पर अगर बात की जाए, पाकिस्तान पर अटैक को लेकर वो ये कह देते हैं कि पाकिस्तान ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसे बयान हो जाते हैं जो सेना का मनोबल तोड़ने का तो काम करते ही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आतंकियों के हौसले बढ़ा देते हैं। वो तमाम लोग, वो असामाजिक तत्व, चाहे वो आतंकी हो या फिर कोई अन्य हो, जिनके इरादे घाटी को दहलाने के हों, उन सबके मंसूबों को और बल मिल जाता है जब नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं। कल अगर सर्च ऑपरेशन की बात कर लें तो सेना की ओर से 2 जगह पर यह ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था, जहां पर आखिर में हमने वो तस्वीरें भी देखी जब आतंकी बाहर नहीं निकल रहे थे और एक घर में छिपे हुए थे, तो सेना की ओर से उस घर को आग के हवाले कर दिया गया ताकि आतंकी जो हैं वो बाहर आ सके। बिल्कुल, और देखिए आतंकियों पर ये घात जरूरी, क्योंकि इन आतंकियों को जवाब देना जरूरी था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, इस तस्वीर में हम आपको बता रहे हैं और साथ ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर में आतंकी लोगों को निशाना बनाने के साथ ही साथ उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन आतंकियों के लिए जवाब है, खासकर पाकिस्तान के लिए जवाब है। कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान को ये जवाब मिले, चाहे वो लश्कर-ए-तैयबा हो या फिर पाकिस्तान का कोई आतंकी ही क्यों ना हो। अगर घाटी को दहलाने की कोशिश की गई या फिर घाटी में किसी भी तरह की अव्यवस्था हुई तो अब ये वो वाला जम्मू कश्मीर नहीं है जहां पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे पाना इतना आसान होता था, बल्कि ये वो जम्मू कश्मीर है जिसमें बदलाव आया है पहले के मुताबिक, और बदलाव के साथ ही हर एक वो प्रबंध किए जा रहे हैं जिसके जरिए कश्मीरियों को सुरक्षित किया जा सके और उनकी सुरक्षा को एक प्रायोरिटी के तौर पर देखा जाए। और इसी का ये परिणाम है कि आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए लगातार उनके ठिकानों को तहस नहस किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि घाटी की बात कर लें तो घाटी में अब सब कुछ बदल चुका है। घाटी विकास की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि घाटी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि शांति कैसे बनी रहे। ऐसे में फारूक अब्दुल्ला के बयान की बात कर लें तो उन्होंने कल ये भी संदेह जाहिर किया कि आखिर नई सरकार के गठन के बाद लगातार आतंकी हमलों की संख्या क्यों बढ़ रही है, क्या इसके पीछे कोई जाँच एजेंसी है। ऐसे में बीजेपी ने इस बात की निंदा की है और उन्होंने कहा कि ऐसे बयानों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि बात जब घाटी की होती है तो वहां पर सबसे अहम चीज है कि आतंकी जो हैं वो घाटी को दहलाने की कोशिश करते हैं। और शुरुआत में पूजा आपको याद होगा कि जब ये कहा जाता था कि सेना के सामने सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब सेना के सामने कोई और नहीं बल्कि वहां की जनता ही हथियार लेकर खड़ी हो जाती थी और नहीं तो पत्थर लेकर खड़ी हो जाती थी। ऐसे में अब तस्वीरें बदल चुकी हैं, ये नेताओं को भी अपनी बयानबाजी में समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पर पहुंची चुनाव आयोग, गड़बड़ी के आरोप दोहराए जा रहे हैं और गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस की ओर से शुरुआत से ही लगाए जाते रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर की गई शिकायत पर इलेक्शन कमीशन के जवाब से कांग्रेस संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग ने हरियाणा चुनाव को लेकर स्पष्ट जवाब के बजाय गोलमोल जवाब दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को अहंकार में डूबा हुआ बताया। कांग्रेस के आरोप पर चुनाव आयोग ने 1600 पन्ने में एक आरोप का जवाब दिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि जिस तरह के आधारहीन आरोप लगाए गए उससे अराजकता फैलने का डर है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग अगर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल करता रहा तो फिर पार्टी कानूनी सहारा लेगी। बिल्कुल, तो देखिए चुनाव आयोग के जवाब से भी कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नहीं है और इसका परिणाम स्वरूप ये है कि साफ कहा गया कि आगे अगर इलेक्शन कमीशन की ओर से इस पर सख्त एक्शन नहीं लिया गया या जवाब नहीं दिया गया तो हम आगे कोर्ट का रुख भी कर सकते हैं। और जिस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाती रही है कांग्रेस पार्टी की, चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं बिकी हुई है और चुनाव आयोग की ओर से जो फैसले लिए जाते हैं वो गलत है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने पहले भी ये स्पष्ट किया है कि पार्टी कोई सी भी हो, इलेक्शन कमीशन किसी पार्टी के लिए काम नहीं करता है। ये केंद्र एजेंसी है और इनका अपना एक दायित्व है। अब हरियाणा में हुए चुनाव को लेकर कई शिकायतें हैं कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि हरियाणा में जो रुख नजर आ रहा था परिवर्तन का, यानी कि कांग्रेस पार्टी की जीत का, वो एकाएक बदला और ज्यादा सीटों से नहीं बल्कि बहुत कम सीटों के फर्क से भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। जो जीत कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि उनकी होगी और इसी से परेशान होकर, इसी से तंग आकर कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बिल्कुल, देखिए सवाल यही है कि यही ईवीएम जो हैं ये जम्मू कश्मीर में भी इस्तेमाल की जाती हैं पूजा, और यही ईवीएम जो हैं वो हरियाणा में इस्तेमाल की जाती हैं। तो फिर कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में तो यकीन है क्योंकि वहां पर गठबंधन के साथ सरकार में आए हैं, लेकिन हरियाणा की जब बात करते हैं तो वहां पर यकीन नहीं है। अब यही सवाल है कि आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन की ओर से ये कहा गया था कि अगर आप हार जाते हैं तो इसका ठीकरा ईवीएम पर मत फोड़िएगा, मेहनत करने की जरूरत है तो मेहनत कीजिएगा। ईवीएम पर कई सवाल उठाए गए थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 1600 पन्ने में एक सवाल का जवाब दिया है, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन के जवाब से संतुष्ट नहीं है कांग्रेस। और कांग्रेस जो है एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन की ओर पहुंची है, एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन का रुख किया है। देखिए हरियाणा चुनाव में कई सारे सवाल थे कांग्रेस के मन में, चाहे आप देख लीजिए बैटरी को लेकर कहा गया था कि कई सारी बैटरीज ऐसी थी जो कि 90% चार्ज बताई जा रही थी, तो ये कैसे थी, ये तमाम आरोप थे। लेकिन अगर हम देखें लॉजिकली देखा जाए तो ये स्पष्ट तौर पर इलेक्शन कमीशन की ओर से यह कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी शिकायत है तो आप वो शिकायत कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसी है तो उसका जवाब देगा, और इसी के तहत इलेक्शन कमीशन की ओर से जवाब भी दिया गया, लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी की ओर से शुरुआत से ही आरोप लगाए जाते रहे हैं ईवीएम मशीन को लेकर कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी की जाती है, और गड़बड़ी के आरोप के बीच हर बार कांग्रेस पार्टी से ये कहा जाता है कि आप अपनी तरफ से प्रबंध कीजिए। अगर आप अपनी तरफ से कोई ऐसा प्रबंध कर सकते हैं जिसके जरिए आपको ये भरोसा हो जाए कि ईवीएम मशीन में या फिर चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, तो वो प्रबंध आपको जरूर करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी का हर बार यही होता है, चुनावी परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है, विरोध करने के साथ ही आरोप लगाए जाते हैं गड़बड़ी के। लेकिन हरियाणा चुनाव की अगर हम बात कर लें तो हरियाणा विधानसभा चुनाव होने के बाद जिस तरह से बीजेपी की जीत हुई, उसके बाद कारण ये निकलकर सामने आया कि कांग्रेस पार्टी में भीतरघात है, यानी कि आपसी कलह ही कांग्रेस पार्टी के लिए हार का कारण बनी है, और मंथन के दौरान खुद इस बात को स्वीकार राहुल गांधी ने किया था। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे तिरुमाला की। तिरुमाला में सिर्फ हिंदू तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों? असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा सवाल उठाया है। एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य होने पर सवाल उठाया। उन्होंने इस दौरान कहा कि टीटीटी बोर्ड के 24 सदस्यों में से एक भी सदस्य गैर हिंदू नहीं है। टीटीडी के नए चेयरमैन का कहना है वहां काम करने वाले लोग हिंदू होने चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, हमें सिर्फ इस बात पर आपत्ति है कि नरेंद्र मोदी की सरकार वक्फ के प्रस्तावित बिल में कह रही है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों का होना अनिवार्य है। बिल्कुल, देखिए आप वक्फ बिल में ये प्रावधान क्यों ला रहे हैं? टीटीडी हिंदू धर्म का बोर्ड है और वक्फ बोर्ड मुस्लिम धर्म का है, समानता होनी चाहिए। जब टीटीडी के
ट्रस्टी मुस्लिम नहीं हो सकते तो वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य कैसे हो सकता है? बिल्कुल, देखिए असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ा सवाल उठाया था। आपको तिरुपति विवाद याद होगा। तिरुपति विवाद में हमने जिस तरह से देखा था कि कई सारे सवाल जो है वो उठाए गए थे वहां पर प्रसाद को लेकर। अब ऐसे में तिरुपति देवस्थानम बोर्ड की ओर से ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो भी अध्यक्ष होगा या समिति जो है उसमें कोई भी गैर हिंदू नहीं होगा, यानी नॉन हिंदू उसमें नहीं होगा। अब असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि जब जिस तरह से आपका ये जो बोर्ड है ये हिंदुओं का है, इसमें कोई मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकता है, तो फिर आप वक्फ बोर्ड में कैसे उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वो मुसलमानों का संगठन है तो उसमें कोई गैर मुस्लिम होना चाहिए। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। और देखिए ये तमाम सवाल जब उठते हैं वहां ये सोचने वाली बात भी हो जाती है कि एक तरफ आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और फिर जब बात समानता की आती है तो यहाँ पर पक्षपात कर जाते हैं। ऐसा तमाम आरोप जो है असदुद्दीन ओवैसी की ओर से लगाए गए। बिल्कुल, देखिए ओवैसी शुरुआत से ही कई ऐसे आरोप लगाते रहे हैं जिसके जरिए वो ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट करने के साथ ही उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, फिर चाहे वक्फ बोर्ड क्यों ना हो। वक्फ बोर्ड में देखिए आपको याद होगा कि हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई है और उस रिपोर्ट को अभी स्पष्ट भी नहीं किया गया है कि क्या फैसला लिया जाना है आगे। अभी जो जांच है वो की जा रही है, रिपोर्ट को तैयार करने के लिए हर एक रिसर्च की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके वक्फ बोर्ड में जो संशोधन होना है उसको लेकर विरोध शुरू हो चुका है। और विरोध ही नहीं बल्कि अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि वक्फ बोर्ड में आखिर जो हिंदू हैं उन्हें जगह कैसे दी जा सकती है, जब मुसलमानों को दूसरे धर्म में घुसने की कोई इजाजत नहीं है तो हिंदुओं को भी वक्फ बोर्ड में रहने की कोई इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसी तरह की जो राजनीति है वो हर बार ओवैसी करते नजर आते हैं और जो विशेष समुदाय हैं उनको हर बार इस तरह से समझाने की कोशिश की जाती है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और ये टारगेट कोई और नहीं बल्कि बीजेपी खुद कर रही है। बिल्कुल, देखिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की अगर हम बात कर लें तो 24 सदस्य इसमें होंगे, लेकिन अध्यक्ष की ओर से कल ही ये स्पष्ट कर दिया गया था कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो कि हिंदू नहीं है। अब ऐसे में ओवैसी क्योंकि लगातार वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है केंद्र सरकार, तो ओवैसी की ओर से कहा गया कि यदि आप कोई बोर्ड का गठन करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू हो तो फिर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में आप ये क्यों चाहते हैं कि गैर मुस्लिम भी उसमें शामिल हो, क्योंकि कहा गया था कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम होने चाहिए। इन तमाम सवालों के बीच कल ये मुद्दा काफी हावी रहा। और देखिए अगर हम टीटीडी की बात कर लें तो ये पहले से ये कहा गया था, और खासकर जिस दौरान लड्डू विवाद निकलकर सामने आया था उसके बाद ये कहा गया कि ये गठन जो है ये और ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपको याद होगा उत्तराखंड में भी देवस्थानम बोर्ड बनाया गया था, हालांकि उसका भारी विरोध हुआ था और बाद में उसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अब बात सदस्यों को लेकर हो रही है, बात धर्मनिरपेक्षता की हो रही है कि दोनों धर्म अगर समान है तो फिर उनमें दखल देने की कोशिश क्यों की जा रही है, क्यों इस पर प्रहार किया जा रहा है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी की ओर से कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड से खबर है जहां सोरेन ने मांगा बकाया, बीजेपी ने पूछा करोड़ों मिले क्या किया। तो देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक खुला पत्र जारी किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पीएम मोदी झारखंडियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए लौटा दे। झारखंड और झारखंडियों के विकास के लिए ये राशि बेहद जरूरी है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल इसलिए भी अहम है पूजा क्योंकि आज झारखंड के लिए बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। अब उससे पहले ये जो लेटर है, एक ओपन लेटर भेजा गया है और जारी किया गया है हेमंत सोरेन की ओर से जो कि मुख्यमंत्री हैं, तो उन्होंने कहा है कि आखिर ये करोड़ों रुपए जो है ये कहाँ है और ये झारखंड की जनता के लिए बहुत जरूरी है, इसे क्यों रोका गया, इसे जारी क्यों नहीं किया गया। और ये प्रहार इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि झारखंड में आदिवासी बहुल्य ये इलाका है और ऐसे में खासकर उस मतलब टाइमिंग की आप बात कर लें तो टाइमिंग आप देखिए कि आज बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र जारी करने वाले हैं क्योंकि झारखंड में 2 चरणों में चुनाव है। ठीक उससे एक दिन पहले
हेमंत सोरेन ये बयान दे रहे हैं और एक ओपन लेटर लिख रहे हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि झारखंड और झारखंड वासियों के लिए कितना जरूरी है ये राशि, और जो कि नहीं दी गई है। अब ऐसे में इस लेटर का क्या असर होता है, और खासकर जब बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली हो तो ये वक्त बताएगा। बिल्कुल, देखिए करोड़ों रुपए बकाया होने का दावा कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उन्होंने कहा है कि झारखंड और झारखंडियों के विकास के लिए ये करोड़ों रुपए जो बकाए हैं केंद्र सरकार पर, ये अब केंद्र सरकार को दे देना चाहिए। लेकिन ऐसे में बीजेपी ने सवाल पूछा है कि अब तक जो करोड़ों रुपए दिए गए उसका क्या हुआ, उसका क्या किया गया। अब यहाँ पे क्योंकि 13 नवंबर और 20 नवंबर को मतदान होने हैं, 2 चरणों में झारखंड की 81 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और वोट डाले जाने से पहले जो ये राजनीति की जा रही है, जिस तरह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इंतजार कर रहे हैं कि अब जो झारखंड के लोग हैं वो जेएमएम की तरफ रुख करें, क्योंकि पहले से ही झारखंड में गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस और जेएमएम सरकार में है। अब ऐसे में जेएमएम बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर झारखंड की सत्ता उनके हाथ से जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से जेल में रहने के बाद जाकर मुख्यमंत्री दोबारा बन पाए हैं हेमंत सोरेन। और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार चुनावी प्रचार कर रही है, आज खुद अमित शाह पहुंचेंगे, मैनिफेस्टो जारी करेंगे, वहां पर चुनावी जनसभाएं करेंगे, और उन जनसभाओं का प्रभाव कहीं कुछ इस कदर ना पड़ जाए कि झारखंड में भी इस बार परिवर्तन नजर आए। तो परिवर्तन नहीं, समर्थन की उम्मीद लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ये उम्मीद जता रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से जेएमएम की वापसी हो। किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार नहीं बनना चाहती, और उसी के लिए हम कह सकते हैं कि ये बात कही गई है कि झारखंड का विकास और झारखंडियों का विकास बहुत जरूरी है, और उस विकास के लिए हम चाहते हैं कि सरकार करोड़ों रुपए वापस करे। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि जब इसकी बात हो रही है तो जिस तरह हमने जिक्र किया, आज बीजेपी की ओर से वादों और दावों की बौछार होने वाली है झारखंड और झारखंड वासियों के लिए। ऐसे में जिस तरह सबसे देखिए चुनाव में सबसे ज्यादा जरूरी है टाइमिंग, सही समय पर सही चीज अगर आप बोलेंगे तो उसका असर होगा। और यहाँ पर हेमंत सोरेन ने ठीक एक दिन पहले ये लेटर जारी किया है जिसका प्रभाव वहां की जो जनता है उन पर होगा, और होगा या नहीं ये तो चुनाव के नतीजे पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह हम कह रहे हैं कि टाइमिंग की बात है कि जिस दौरान बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी उससे ठीक एक दिन पहले ये लेटर जारी किया गया, जो कि इस वक्त चर्चाओं में है। और खासकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर ले तो वो झारखंड के प्रति अपना प्रेम जो है वो जाहिर करते रहे। उन्होंने तो ये तक कहा कि बीजेपी ने केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया था उन्हें फंसाने के लिए, जिसके बाद ईडी की ओर से जब उन्हें वापस छोड़ा गया, जब वो आते हैं तो ये भी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है। विपक्ष ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के इस्तेमाल को एक बड़ा मुद्दा बनाया है। बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा वाकई काफी बड़ा है, और झारखंड में इस बार जेएमएम की वापसी हो इसी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी के जलाभिषेक पर मौलाना और मंदिर कमेटी नाराज हैं। सीसामऊ विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी को मंदिर में पूजा करना भारी पड़ गया है। एक तरफ मौलानाओं ने फतवा जारी कर दिया तो दूसरी तरफ मंदिर कमेटी ने भी ऐतराज जताया है। नसीम सोलंकी ने शिव मंदिर वन खंडेश्वर में जाकर वहां जलाभिषेक किया था, जिसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण किया गया। मुस्लिम धर्मगुरु भी फतवा जारी करते हुए नसीम सोलंकी को अल्लाह से तौबा करने की नसीहत देते नजर आए। बिल्कुल, देखिए और वाकई ये अब सुर्खियों में बन चुका है मामला, क्योंकि सपा प्रत्याशी नसीम सोलंकी जलाभिषेक करते नजर आए, और इसको लेकर मौलाना और मंदिर कमेटी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। नसीम सोलंकी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और नसीम सोलंकी को लेकर जो सवाल खड़े किए गए इस पर मंदिर कमेटी हो या फिर मौलाना ही क्यों ना हो, दोनों की ओर से विरोध किया गया कि अल्लाह से तौबा नसीम सोलंकी को करनी चाहिए। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि नसीम सोलंकी जो कि एक मुसलमान है वो जलाभिषेक करते हैं। जलाभिषेक करने के बजाय सोचिए उनकी तस्वीर ले ली जाती है, और तस्वीर लेने के साथ ही उन्हें सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, न्यूज़पेपर पर प्रिंट कर दिया जाता है, जिसके बाद ये मुद्दा और ज़्यादा गंभीर बन गया। न केवल मंदिर कमेटी की ओर से विरोध किया गया, मंदिर कमेटी का ये कहना है कि ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मंदिर में किसी का आना, वो भी गैर हिंदू व्यक्ति का आना, जलाभिषेक करना, ये ठीक नहीं है। और मौलाना का ये कहना है कि मुस्लिम होने के नाते जलाभिषेक करना
ये बिल्कुल गलत है, उन्हें अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि फतवा जिस दौरान जारी किया गया, ये कहा गया कि शरीयत में मूर्ति पूजन जो है उसकी इजाज़त नहीं है। फिर आखिर नसीम सोलंकी जो कि कानपुर में उपचुनाव में सपा के प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने आखिर कैसे महादेव के सामने जाकर जलाभिषेक कर दिया, कैसे मूर्ति पूजा कर ली, इस बात को लेकर जो मौलाना है उन्होंने फतवा जारी कर दिया। लेकिन यहाँ पर अगर मंदिर की बात कर ले तो 1000 लीटर से शुद्धिकरण कराया गया मंदिर का, और ये कहा गया कि राजनीतिक मंशाओं के कारण मंदिर का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में मंदिर का शुद्धिकरण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सवाल यहाँ पर पूजा ये भी बनता है कि अब से पहले नसीम सोलंकी मंदिर नहीं गई, सिर्फ चुनाव के दौरान अगर आप जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम मौलानाओं की बात कर लें जो कि फतवा जारी कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि नसीम सोलंकी पहली बार मंदिर जाने वाली कोई मुस्लिम व्यक्ति है या मुस्लिम पर्सन है। इससे पहले हमने देखा था कि अंसारी जो है, मुख्तार अंसारी, वो जाते हैं मंदिर में, घंटी भी चढ़ाते हैं। उनकी बेटी भी चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान मंदिर जाती है। इमरान मसूद जो कि कांग्रेस की ओर से सांसद हैं, वो भी जाते हैं। वो तो बल्कि चुनरी ओढ़कर खुद को प्रभु श्री राम का भक्त बताते हैं। तो उन पर कभी फतवा जारी क्यों नहीं किया जाता है? क्या नसीम सोलंकी मौलानाओं के लिए एक इजी टारगेट थी और इसीलिए फतवा जारी करके ये पब्लिसिटी स्टंट जो है वो दिखाया गया? बिल्कुल। वक्त यहाँ पे छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। और ब्रेक के बाद फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की ओर। छठ पर स्पेशल ट्रेन चलाकर पूर्वांचली यात्रियों को राहत देने में जुटा है रेलवे, और अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। आपको बताते चले कि छठ पूजा को लेकर पहले से ही रेल गाड़ियां फुल चल रही हैं, जिस वजह से जनरल डिब्बों में बैठने तो क्या, पैर रखने तक की जगह नहीं है। यात्रियों की परेशानियों को देखते हुए रेलवे की तरफ से स्पेशल रेलगाड़ी चलाने का फैसला लिया गया, ताकि यात्रियों को कुछ हद तक राहत मिल सके। रेलवे की तरफ से विभिन्न स्टेशनों से 15 स्पेशल ट्रेनें, गाड़ियां जो हैं वो चलाई जा रही हैं। तो देखिए, फिलहाल लगातार ट्रेनों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, और उस भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। लेकिन स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने के बावजूद भीड़ को नियंत्रित कर पाना बहुत मुश्किल नज़र आता है। और अगर रेलवे स्टेशन की हम बात कर ले तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि ना जाने कब कौन सा बड़ा हादसा हो जाए, इसलिए तमाम सुरक्षा कर्मियों को तैनात भी किया गया है। लेकिन बावजूद इसके खचाखच लोग एक दूसरे पर चढ़ के अपने घर की ओर जाने के लिए तैयार है। छठ पूजा के पावन पर्व को देखते हुए लोग अपने घर जाना चाहते हैं, और इसीलिए ट्रेन में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, देश भर में 7 तारीख को छठ पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा, और उसी के मद्देनजर जल्दी से जल्दी लोग अपने घर जाना चाहते हैं। बिल्कुल। देखिए, त्यौहार का वक्त है और ऐसे में रेलवे ने तमाम फैसिलिटीज़ दी हैं। वेटिंग एरिया का जो कहे कि एरिया जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ चार्जिंग स्टेशंस लगाए गए हैं, मोबाइल टॉयलेट्स लगाए गए हैं, और तमाम फैसिलिटीज़ देने की कोशिश यहाँ पर रेलवे के द्वारा की जा रही है। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है, और लोग जो है वो पहुँच रहे हैं। पहुँचना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर कोई त्यौहार पर अपने घर जाना चाहता है, और इसीलिए ट्रेन्स में बड़ी बड़ी लाइनों में लोगों को हम देख रहे हैं। सुरक्षा कर्मी जो हैं उन्हें तैनात किया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना जो है वो वहाँ पर देखने को ना मिल जाए। ये देखिए, अमर उजाला ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है। छठ पर विशेष ट्रेन चलाकर पूर्वांचली यात्रियों को राहत देने में जुट गया है रेलवे। ये खबर आप देख सकते हैं। यहाँ पर छठ पर विशेष ट्रेन चलाने के बाद भी स्टेशन पर जो परेशानी है वो कम नहीं हो रही है। ये भी एक अहम चीज़ है। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ट्रेन में सीट नहीं मिल पा रही है, क्योंकि देखिए हर कोई अपने घर जाना चाहता है। हालांकि रेलवे की ओर से संख्या जो है वो बढ़ा दी गई है ट्रेन की, लेकिन इसके बावजूद लोग परेशान हैं। उन्हें घर जाने के लिए कहा जा सकता है कि जगह जो है
वो नहीं मिल रही है ट्रेन के अंदर। इसी के साथ साथ देखिए छठ पर्व में शरीक होने के लिए रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन इन सब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से कहा गया, वो भी हम आपको बताते हैं। शुक्रवार देर रात रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया और अंशिका समेत अन्य यात्रियों से बातचीत की। जमीनी हकीकत जानने के बाद कहा कि जल्द ही अनारक्षित श्रेणी वाले कोच की संख्या बढ़ाई जाएगी। यहां पर अनारक्षित श्रेणी वाले कोच की संख्या बढ़ाने का जिक्र इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बांद्रा रेलवे स्टेशन पर जिस दौरान हादसा हुआ था तब भी अनारक्षित श्रेणी ही थी जिसमें बैठने के लिए लोगों की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी और इसीलिए वहां पर भगदड़ मची थी जिसमें लोग घायल हो गए थे। बिल्कुल देखिए, और कहीं ना कहीं भगदड़ की स्थिति ना हो इसके लिए सुरक्षा कर्मियों को तैनात जरूर किया गया है, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो छठ के पावन पर्व पर अपने घर जाना चाहते हैं, और उस हिसाब से अगर ट्रेनों की संख्या की हम बात करें तो 7,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अलग अलग राज्य से ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके इतने प्रबंध के बावजूद लोगों को जाने के लिए ना तो ट्रेन में जगह मिल रही है और ना ही स्टेशनों पर जगह मिल रही है लोगों को चलने के लिए, क्योंकि खचाखच भीड़ है। लाखों लोग इस समय अगर आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाएं तो आपको नजर आ जाएंगे, और वो सभी लोग सिर्फ छठ पूजा के लिए अपने घर जाना चाहते हैं। इसलिए जो यात्री हैं उनसे भी अनुरोध किया जा रहा है कि आप अगर आपकी टिकट कंफर्म हो चुकी है तो रेलवे स्टेशन पर पहले पहुंचे ताकि आपकी ट्रेन ना छूट जाए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। लेकिन वहां पर कई ऐसे लोग हैं जो वाकई वेटिंग रूम में अपनी रात गुजारने के लिए तैयार है, यहां तक कि लोग सड़कों पर अपनी रात गुजार रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि अगर कोई ट्रेन आई तो वो उस ट्रेन में चढ़ जाएंगे और ट्रेन के सहारे बस जैसे तैसे वो एक बार अपने घर पहुंच जाए। लेकिन इस ट्रेन और इस भीड़ के कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही है, और सिर्फ परेशानियां ही नहीं झेलनी पड़ रही हैं बल्कि स्थिति ये हो गई है कि कभी कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, इसके लिए कई प्रबंध किए गए हैं। लोगों की सुविधाओं का ध्यान बेशक से रेलवे की ओर से रखा जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि किसी तरह का कोई प्रबंध रेलवे ने, सरकार ने नहीं किया है। बिल्कुल देखिए, सबसे अहम चीज़ ये भी है कि जब हम बात कर रहे हैं छठ महापर्व की, लोक आस्था के महापर्व छठ की हम बात कर रहे हैं, तो रेलवे की ओर से विशेष इंतजाम जो है वो तो किए ही गए हैं। देखिए, सबसे अहम चीज़ है कि बसेस में अगर हम देखें तो लंबे सफ़र पर जिन लोगों को जाना है उन्हें कई सारी असुविधाएँ हो सकती हैं। फ्लाइट्स की बात कर लें तो फेयर यानी कि जो किराया है वो बढ़ा दिया गया है, तो ये भी कई लोगों के बजट के बाहर है। इसीलिए सबसे सुगम जो होता है वो मार्ग होता है रेलवे का। ऐसे में रेलवे विभाग की से तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। ट्रेन की संख्या बढ़ा दी गई है, रेड कारपेट बिछाया गया है ताकि लोग जिन्हें बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है अगर वो जमीन पर बैठना चाहते हैं तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। इसी के साथ साथ खाने पीने की व्यवस्था रेलवे स्टेशन के अंदर ही की गई है ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े कुछ भी सामान खरीदने के लिए। यदि किसी अगर हम उन व्यक्तियों की बात कर लें जो कि ट्रेन में ऑलरेडी ट्रेवल कर रहे हैं, तो अगर वो किसी रेलवे स्टेशन पर रुकते हैं या उतरते हैं स्टेशन पर तो उन्हें खाने पीने की व्यवस्था जो है वहां पर मिल सके। इसी के साथ साथ कई सारी स्पेशल ट्रेन जो हैं वो चलाई गई हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो कि घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरह से संख्या बढ़ाई गई है तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी ट्रेन जो हैं वो लेट हो रही हैं। हालांकि इन तमाम सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और असुविधाओं को भी ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। बिल्कुल देखिए, खबरों में बढ़ेंगे आगे और हम रुख करेंगे अगली खबर का, और साथ ही मध्य प्रदेश से ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर स्थिति काफ़ी ज़्यादा इस तरह की है कि पति की मौत हो गई। गर्भवती महिला से हॉस्पिटल का बेड पर लगा खून साफ करवाया गया। आप ज़रा समझिए कि इंसानियत तार तार हो गई है, और नव भारत टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल्य डिंडोरी जिले में जमीन विवाद को लेकर ट्रिपल मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया। उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला स्वास्थ्य विभाग का बेहद अमानवीय चेहरा। अस्पताल प्रबंधन ने गर्भवती महिला से उसी के पति की मौत के बाद अस्पताल का बेड साफ करवाया। इस मामले में डॉक्टर समेत स्टाफ को नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि जमीन के विवाद में जानलेवा हमले के बाद लहूलुहान पति को महिला अस्पताल लेकर आई थी। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसकी पत्नी से ही बॉडी की सफाई, बेड की सफाई कराई गई। मध्य प्रदेश का ये मामला, और ये मामला हैरान करने वाला है। वाकई
बेहद अमानवीय है ये घटना, क्योंकि एक महिला जिसकी जो ऑलरेडी गर्भवती है और जिसने अपने पति को खोया है, दुखों का पहाड़ जिस पर टूट पड़ा हो, उसके साथ अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी ये सलूक जो किया गया है, ये वाकई किसी भी सरकार को आईना दिखाने के लिए काफ़ी है। बेहद अमानवीय है ये कृत्य जो कि अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स की ओर से किया गया। फिलहाल ये तस्वीरें आईना दिखाती हैं कि सरकार और सिस्टम किस तरह से काम कर रहे हैं। सरकार तमाम दावे कर ले, व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग दावे कर ले, लेकिन इस तरह की तस्वीरें लगातार आईना दिखाती हैं। सवाल ये भी है कि आखिर अस्पताल प्रबंधन ने ऐसा क्यों किया, और इस मामले में नोटिस जारी करने मात्र से ही क्या औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी? यहाँ पर कई सारे सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। मध्य प्रदेश का ये मामला है, स्वास्थ्य विभाग को आईना दिखाती है ये तस्वीर, जिसमें एक गर्भवती महिला से उसके पति की मौत के बाद अस्पताल का बेड साफ करवाया जा रहा है। अब ऐसे में सरकार जो कि व्यवस्थाएं देने की बात करती है, स्वास्थ्य विभाग जो कि व्यवस्थाएं देने की बात करता है, वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं, और अस्पताल प्रबंधन ने ऐसा अमानवीय कृत्य क्यों किया, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, और काफ़ी ये शर्मनाक है जहां एक महिला अपने घायल पति को लेकर अस्पताल में पहुंचती है। पति काफ़ी गंभीर रूप से घायल था, और जो अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया, जिस बेड पर उन्हें लेटाया गया, उस बेड पर उनका ब्लड लग गया था, क्योंकि उन्हें कई चोटें आई हुई थी। किसी कारणवश स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हुई और पति की मौत हो गई। अब यहाँ पर इंसानियत जो है वो इसलिए शर्मसार हो गई क्योंकि पति की मौत के बाद जो पत्नी अपने घायल पति को लेकर पहुंची थी, जिसके पति की जान चली गई, उस महिला से, उस पत्नी से ही बेड की सफाई करवाई गई है, और बेड पे जो ब्लड लगा हुआ था, जो खून लगा हुआ था, उसे साफ करवाया गया। हालांकि ये अब तक पता नहीं चल पाया है कि अस्पताल जहां पर तमाम प्रबंध किए जाते हैं, जहां पर तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं, जहां पर सफाई कर्मी होते हैं, वहां पर आखिर एक पत्नी से ही एक इस तरह की घटना को आखिर अंजाम क्यों दिलवाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लड साफ करवाना, वो भी सुरक्षा कर्मियों की बजाय पत्नी से, ये कई सवाल। बिल्कुल, सफाई कर्मियों के बजाय जब जो पेशेंट्स हैं उनसे ये कृत्य कराया जाए तो ये वाकई मानवीय हो जाता है। और ये अस्पताल प्रबंधन की ओर से क्या इंतजाम किए गए हैं, ये भी सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। अस्पताल में सफाई कर्मी होते हैं जिनका काम होता है सफाई करना, जिनका काम होता है अस्पताल को साफ और स्वच्छ रखना। ऐसे में आखिर सफाई कर्मी क्या कर रहे थे, और अस्पताल प्रबंधन की ओर से इस महिला से ऐसा क्यों करवाया गया, ये सवाल है। अब इस पर क्या एक्शन लिया जाता है ये वक्त बताएगा। चलिए फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। एएमयू से मदरसे तक कई बड़े फैसले देंगे, ऐसा सीजेआई की ओर से कहा गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट से पहले 5 वर्किंग डे उनके पास हैं, जिसमें वो कई मामले में फैसले देने वाले हैं। इनमें यूपी मदरसा एक्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामला और दिल्ली में पेड़ काटे जाने से संबंधित मामले जो हैं वो अहम हो गए हैं। और अब ये भी देखना होगा कि आखिर क्या फैसले लेते हैं सीजेआई। तो देखिए 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं सीजेआई, और ऐसे में कई अहम मामले हैं जिन पर वो फैसला लेंगे। अभी 5 वर्किंग डे उनके पास बचे हैं। सीजेआई का आखिरी वर्किंग डे 8 नवंबर रहने वाला है, और आज देखिए 3 नवंबर है। ऐसे में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं, देखिए पूजा आपको इस खबर को दिखा भी रही है। बिल्कुल, और आप देखेंगे एएमयू से मदरसे तक कई बड़े फैसले देंगे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। खबर क्या है विस्तार से आपको बता देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, और रिटायरमेंट से पहले 5 वर्किंग डे उनके पास बचे हैं, जिसमें वो कई मामलों में फैसला देने वाले हैं। कल सोमवार का दिन है, और कल से ये 5 वर्किंग डेज जो हैं वो शुरू हो जाएंगे सीजेआई चंद्रचूड़ के। इनमें यूपी मदरसा एक्ट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मामला और दिल्ली में पेड़ काटे जाने से संबंधित मामले अहम हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे 8 नवंबर यानी कि शुक्रवार को है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस
डीवाई चंद्रचूड़ भी भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं और चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट को निरस्त करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला देने वाली है और बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित भी रख लिया है। सिर्फ फैसला सुनाने का इंतजार किया जा रहा है और इतना ही नहीं, यहां तक कि सीजेआई चंद्रचूड़ बड़े मामलों में सुनवाई कर सकते हैं और मामलों में सुनवाई करने के साथ ही देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक के दर्जे का पूरा मामला है और सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच ने के इस मसले पर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित फिलहाल रख लिया। यानी कि कई ऐसे मामले हैं जिसमें कि फैसले जो हैं वो सुरक्षित रखे जा चुके हैं, निर्णय लिए जा चुके हैं, सिर्फ उन फैसलों को सुनाना बाकी है, यानी सुनवाई होना बाकी है। तो अपने इन 5 वर्किंग डेज में कई बड़े फैसले सुना सकते हैं डीवाई चंद्रचूड़। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जब हम बात कर ही रहे हैं कई अहम फैसलों की, तो 370 का एक फैसला जो है वो कई अहम रहे हैं। राम मंदिर का मुद्दा जो था उस पर फैसला आना, ये ऐसे मामले रहे कि जिस दौरान इनकी सुनवाई की गई तो वो जो सीजेआई इन मामलों पर सुनवाई करते हैं तो उनका नाम आज भी इतिहास में है। अब ये देखना होगा कि सीजेआई जब डीवाई चंद्रचूड़ की बात हो रही है तो जिस दौरान क्योंकि अब 5 दिन उनके पास बचे हैं, तो वो जो फैसले लेंगे उसमें क्या फैसले होते हैं। और खासकर देखिए अगर हम मदरसे की बात कर ले, एएमयू को लेकर बात कर ले, ये ऐसे ऐसे मामले हैं जिनमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी और हिंदू पक्ष को भी उम्मीदें होंगी। अब ऐसे मसलों पर क्या फैसला लिया जाता है ये अगले 5 दिनों में आपको पता चलेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कनाडा के आरोप बेबुनियाद, द्विपक्षीय रिश्तों पर होगा गंभीर असर, राजनयिक को तलब कर चेताया गया है। तो भारत ने कनाडा के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि कनाडा में खालिस्तानियों पर एक्शन के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है। बिल्कुल, देखिए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 1 नवंबर को कनाडाई उच्चायोग के अफसर को तलब किया गया और इस दौरान कहा गया कि अमित शाह पर लगाए गए आरोप निराधार और बेतुके हैं। कनाडाई अधिकारी जानबूझकर भारत को बदनाम करने की रणनीति के तहत आरोप लगा रहे हैं, फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे लीक करते हैं। इससे दोनों देशों के संबंधों पर गंभीर असर पड़ेगा। दरअसल कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविड मॉरिसन ने 29 अक्टूबर को एक संसदीय पैनल में दावा किया था कि अमित शाह ने कनाडा में सिख खालिस्तानियों को निशाना बनाने का आदेश दिया था। तो देखिए अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह जिन पर यह आरोप लगाए गए और इन आरोपों को लेकर अब साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि ये सभी आरोप निराधार हैं, बेबुनियाद हैं। खालिस्तानियों पर एक्शन के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है, ये आरोप लगाए गए हैं। बिल्कुल, देखिए ये खबर जो है अमर उजाला ने प्रमुखता से छापी है। कनाडा के आरोप बेबुनियाद, द्विपक्षीय रिश्तों पर होगा गंभीर असर, राजनयिक को तलब करके चेताया गया है। देखिए कनाडा की अगर हम बात कर ले तो सबसे अहम चीज है कि चुनाव का समय है और ऐसे में अगर हम बात कर ले कनाडा के और भारत के रिश्तों की, तो इनमें खटास उसी दौरान से आने लगी थी जिस दौरान ये कहा गया था कि खालिस्तानी आतंकी को मारने में भारत का हाथ था। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने बहुत हद तक इस मामले में भारत की संलिप्तता को लेकर सवाल उठाया था और कई बड़े बड़े बयान तक दे डाले थे, लेकिन खुद उनके ही पुलिस अधिकारियों ने ये कहा था कि आतंकी जो हैं खालिस्तानी आतंकी, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, खालिस्तानियों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। अब दोनों में फर्क है। सबसे अहम चीज है कि अब इस बात को लेकर चेता दिया गया है और ये कहा है कि अगर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए गए कि जो अटैक्स हो रहे हैं उनमें गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है, ऐसे अगर आरोप जो है वो लगातार लगते रहे तो ये भारत और कनाडा के रिश्तों में खटास ला सकता है। हालांकि रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे बचे भी नहीं है, लेकिन सबसे अहम चीज इसमें यह भी देखने वाली बात है कि यहाँ पर अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने जिस तरह से बहुत हद तक कनाडा की तरफ झुकाव दिखाया था, तो वहीं से ये भी शुरू हो गया था कि भारत ने भी जिस दौरान समिट हुआ था, शिखर सम्मेलन हुआ था, तो उस दौरान ये दिखा दिया था कि भारत भी अपनी ओर से डिसीजंस ले सकता है। पूजा, बिल्कुल देखिए, और नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को तरजीह दी है और मैं दिखाना भी चाहूंगी आपको।
कनाडा को सीधे दो टूक शब्दों में जवाब दे दिया गया है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं अमित शाह पर वो बिल्कुल बेबुनियाद है। कनाडा को भारत की दो टूक शाह पर लगे आरोप बिल्कुल बेतुके हैं और जैसा कि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि खालिस्तीनियों को निशाना बनाने का निर्देश दिया गया है अमित शाह की ओर से। यही बयान अब कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के बीच संबंध को और ज्यादा खट्टा कर सकता है, यानी कि संबंध बेहतर जो करने की कोशिश अब तक भारत करता रहा उन संबंधों को कनाडा कहीं ना कहीं खराब करता नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, भारत ने गृह मंत्री अमित शाह पर कनाडा के उप विदेश मंत्री की ओर से की गई टिप्पणी को बेतुका और निराधार बताया है और साथ ही कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज हो गई हैं। सलमान के घर पर फायरिंग का आरोपी है अनमोल बिश्नोई। अमर उजाला ने पेज नंबर 1 पर इस खबर को छापा है। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर नकेल कसने के प्रयासों को बढ़ावा देते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने मुंबई पुलिस को लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को उनके देश में मौजूदगी के बारे में जानकारी दी। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है। इसको लेकर क्राइम ब्रांच ने एक विशेष अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। बिल्कुल, देखिए अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई हैं, उनके प्रत्यर्पण की कोशिश पूरी तेज कर दी गई है। सलमान के घर पर फायरिंग जिस आरोपी ने की थी वो यही अनमोल बिश्नोई है। देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की अमेरिका में मौजूदगी की जानकारी के बाद प्रत्यर्पण की कोशिश तेज हो गई है। अमेरिकी अधिकारियों ने अनमोल के अपने यहां होने की सूचना दी थी और इसके बाद मुंबई पुलिस ने गृह मंत्रालय को प्रत्यर्पण का प्रस्ताव भी भेजा। अनमोल अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाला मास्टरमाइंड बताया गया है और इतना ही नहीं, साथ ही बाबा सिद्दीकी की हत्या समेत कई हाई प्रोफाइल अपराधों में आरोपी है अनमोल बिश्नोई। मुंबई पुलिस के प्रत्यर्पण प्रस्ताव को विदेश मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। अनमोल 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा में सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर स्पॉट किया गया था। जेल में बंद लॉरेंस भी इस मामले में आरोपी है। पिछले महीने मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने विशेष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम अदालत में याचिका दायर कर कहा था कि वो अनमोल के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है, जिसकी विशेष अदालत ने अनुमति भी दे दी थी और इसी का परिणाम है कि अमेरिका में है अनमोल बिश्नोई। ये जानकारी खुद दी गई है अमेरिकी अधिकारियों की ओर से, जिसके बाद अब लगातार तेजी से जांच की जा रही है। अनमोल को पकड़ने की हर संभव कोशिश जारी है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज़ है कि सलमान खान के यहाँ पर फायरिंग के मामले में ये कहा जा रहा है मुंबई पुलिस की ओर से कि अनमोल बिश्नोई जो है उसको स्पॉट किया गया था गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर। इसी के साथ साथ बाबा सिद्दीकी मामले में भी ये कहा जा रहा है कि अनमोल बिश्नोई का हाथ है। तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के प्रत्यर्पण की तैयारियां जो है वो तेज कर ली गई हैं। अमेरिका में उसके होने की पुष्टि जो है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है और मुंबई पुलिस का ये कहना है कि वो इस मामले में चाहते हैं कि एक्शन जो है वो अब आगे बढ़ने की ओर जाए, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की बात कर ले तो वो फिलहाल सूरत की जेल में बंद है। बिल्कुल, चलिए खबरों में बढ़ जाते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर का। दोबारा हम सत्ता में आए तो पानी बिल माफ कर देंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ये बड़ा ऐलान जो है वो किया है। कल अरविंद केजरीवाल को भी हमने आपको सुनाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आखिर क्या किया गया है सरकारों के द्वारा आपके लिए। केंद्र सरकार पर पूरी तरह से हमलावर नजर आए थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब यहाँ पर ये भी है कि बीजेपी लगातार ये कहती है कि मुफ्त की चीजें दे देकर आप जनता के साथ ठीक नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस पर आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी कहा गया था, फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त भी नजर आया था। इसके साइड इफेक्ट्स आपने श्रीलंका में भी देखे थे कि किस तरह से देश कंगाली की कगार पर आ गया था। खैर, अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि आम जनता का हक होता है ये तमाम सुविधाएं मिलना और इसको मैनेज करना सरकार का काम होता है। अब ऐसे में दोनों में कैसे सामंजस्य बनाया जाएगा ये बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल चुनाव से पहले एक बड़ा ऐलान जो है वो अरविंद केजरीवाल की ओर से किया गया है कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो फिर फ्री में पानी दिया जाएगा। तो अभी तक फ्री बिजली का वादा जो था वो किया हुआ था, फ्री बिजली का बिल जो है वो भी कई लोगों को राहत देता ही है। अब पानी को लेकर भी ये ऐलान किया गया है
कि पानी के बिल माफ कर दिए जाएंगे। हालांकि पानी भी काफ़ी हद तक कहा जा सकता है कि फ्री है, लेकिन उसके बावजूद कई लोगों के जो बिल्स आते हैं, अरविंद केजरीवाल की ओर से ये भी कहा गया था कि बिल भरने की ज़रूरत नहीं है, सरकार में आने के बाद उन बिल्स को माफ कर दिया जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए केजरीवाल ने ट्रांसपोर्ट नगर में विश्वकर्मा दिवस पर आयोजित समारोह में शिरकत की और इस मौके पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसी को भी पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न केवल बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको मालूम होगा कि पहले से ही दिल्ली में जो बिजली है वो मुफ्त आम आदमी पार्टी ने की थी और अब पानी का वादा किया जा रहा है। चुनाव नजदीक है और चुनाव होने से पहले जो पानी का वादा किया जा रहा है इसको लेकर बीजेपी ने साफ कहा है कि अगर आप हर एक चीज मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे तो कहीं ना कहीं इसका पूरा प्रेशर जो है, दबाव जो है वो सरकार पर पड़ता है। बजट को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी क्या वाकई सत्ता के लोभ में या फिर चुनाव के कारण इस तरह मुफ्त में चीजों को उपलब्ध कराने का जो वादा और दावा कर रही है इसे पूरा किया जाएगा, यहाँ बड़ा सवाल। और पूरा करने के साथ ही क्या लोग भरोसा कर पाएंगे? इसी के साथ खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे हम अगली खबर का। मौके पर देखिए पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में किसी को भी पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साल 2025 में फिर से सरकार बनते ही सभी के पानी के बिल माफ होंगे। उनके जेल जाने के बाद बीजेपी वालों ने पानी के गलत बिल भिजवाए हैं और उनकी मंशा ये ठीक नहीं है। चले खबरों में बढ़ जाते हैं आगे। बीजेपी ने अजीत पवार को ब्लैकमेल किया और इसकी जांच की जाए, नव भारत टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है। महाराष्ट्र चुनाव में विभिन्न धड़ों के बीच खूब खींचातानी चल रही है। कांग्रेस ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को लेकर बीजेपी को घेरा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने अजित पवार को अपने गठबंधन में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल किया है। कांग्रेस की ओर से ये दावा पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग की है कि अजित पवार के एनडीए में शामिल होने के मामलों की भी जांच होनी चाहिए। हालांकि रमेश के आरोपों के जवाब में अजित पवार ने कहा कि मुझ पर 2010 में आरोप लगाए गए थे, उस बात को अब 14 साल हो गए हैं, मैं सभी जांच से गुजर चुका हूं। सभी केंद्रीय और राज्य एजेंसियां जिनके पास अधिकार है उन्होंने मुझसे पूछताछ कर ली है। तो अजित पवार पर दबाव बनाया गया, अजित पवार को ब्लैकमेल किया गया और इसकी जांच होनी चाहिए, ऐसा जयराम रमेश की ओर से कहा गया। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने अजीत पवार को ब्लैकमेल किया, इसकी जांच की जाए, कांग्रेस का ये कहना है। क्या खबर है विस्तार से एक बार आपको बता देते हैं। देखिए महाराष्ट्र चुनाव में विभिन्न धड़ों के बीच खूब खींचतान चल रही है और शनिवार को कांग्रेस ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अजीत पवार को अपने गठबंधन में शामिल करने के लिए ब्लैकमेल किया। कांग्रेस की ओर से ये दावा पार्टी के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने किया। इतना ही नहीं, उन्होंने मांग की कि अजीत पवार के एनडीए में शामिल होने के मामले की जांच होनी चाहिए और कहा यह जा रहा है कि ब्लैकमेल करके अजीत पवार पर दबाव बनाया गया और उन्हें एनडीए का साथी बनाया गया, एनडीए से जोड़ा गया और इस मसले की जांच होनी चाहिए। हालांकि रमेश के इन आरोपों को शनिवार की शाम अजीत पवार ने जवाब दिया और जयराम रमेश ने दावा किया कि अजीत पवार को अपने थड़े में लाने के लिए बीजेपी ने न सिर्फ ब्लैकमेल किया बल्कि उनके साथ जबरदस्ती भी की गई है। तो चलिए इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। नमस्कार।